अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। ओके जी। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने एलएमएस के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में मैनुअल अपलोड भी कर दिया और होपफुली आप लोगों ने परचेज भी कर लिया होगा यकीनन पिछले वीक में। यस सर, यस सर। और इन एनी केस अगर आपको कोई प्रिंटिंग में या किसी टाइप का कोई इशू आता है तो आप शॉर्ट फॉर्म से भी उसको कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एलएमएस के ऊपर वो अवेलेबल है। लेट मी शो यू गाइस के और आप एलएमएस में ऑटो ही इनरोल्ड हैं जो कि आप लोगों ने आपका ईआरपी सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन जो आपका पोर्टल है उसके थ्रू डेटा लेके उसको एलएमएस को सिंक ऑटो ही किया हुआ आईटी वालों ने। सो आपको या मुझे एक दूसरे को ऐड करने की या बीच में कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सो कि आपके सामने वो एलएमएस का पेज जो है वो नज़र आ रहा होगा W360L यस जो कि सर, क्लोज यस टू सर। और समहाउ। सो ये आपके पास लैब मैनुअल पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। यस सर। और आप लोग जो है उस पर क्लिक करके सो देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी ने परचेज़ नहीं किया हुआ। और अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो वैसे भी बात है, आप लोगों को कहा था परचेज़ करने का और ये आपके पास एज अ बुक है। तो खैर अगर नहीं किया हुआ तो आप शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है। जब यूनिवर्सिटी दोबारा से रीओपन होती है तो सो यू हैव टू परचेज़ और आपको उसके अकॉर्डिंगली फिलअप करना है और वो सारी चीज़ें हमने उसके अकॉर्डिंगली लेके चलनी है। ओके जी, ठीक है जी। लोग कर रहे हैं ज्वाइन, तो अभी कुछ टाइम में मैं अटेंडेंस करता हूँ ज़रा स्टार्ट। और अब मैं आप लोगों से मैनुअल शेयर करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एलएमएस के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में मैनुअल पड़ा हुआ आपके पास, शॉर्ट फॉर्म में भी है, दैट्स गुड। और आप थ्योरी में कहाँ तक पहुँचे हैं जी? थ्योरी में व्हाट यू सर गाइस चैप्टर हैव 2 पढ़ रहे स्टडीड? हैं। चैप्टर सर नंबर 2 चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जो आपके पास ये मैश एनालिसिस वगैरह अभी ये हमने उसके सॉल्व किए हैं हमें सर्किट्स के थ्रू। ये तो अच्छी बात है। तो ये क्यों कर रहे हैं ये मैश एनालिसिस? पहले सर्किट में भी कर लिए थे, अब यहाँ भी करने का क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली? सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको डील कर रहे हैं मैश और नोडल में। कह रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके और फिर उसको डील कर रहे हैं मैश और नोडल में। अच्छा, सो ये मैश नोडल करके आपको क्या मिलेगा इवेंचुअली? बुक में सारा कुछ लिखा था। सो कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं जी? वो नॉर्मन एस नीज की बुक से सिक्स नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन एस नीज की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बुक का नाम होगा यकीन है, और जी आप सर उससे ऐसे ही पढ़ है। रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आप सारों के लिए एक ओपन सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि हम ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं और फिर आगे पता नहीं क्या कहा था। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या कहा था किसी ने? हाँ जी, वो कमांड अपना रिपीट करे जरा।
हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व किया है, मतलब फ्रॉम मैश एनालिसिस हमने उसके ऊपर लगा के और फिर उसको ठीक है, वो उसका ट्रांसफर ठीक है। फंक्शन के तौर पे उसको हमने किया। हाँ जी, और जी कोई क्या कर रहे हैं उसमें, क्या पढ़े जा रहे हैं आप लोग? सर लैप्लास हम इसलिए लगाते हैं ना कि वैसे तो अगर टाइम डोमेन में करें तो कई बार सर्किट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको आसान करने ठीक के है, लिए तो लैप्लास और वगैरह वगैरह। ठीक है। ये जी कुछ वो फीचर्स बता रहे, कुछ बेनिफिट्स बता रहे कि वाई वर यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बुक में जहाँ पे कहीं टॉपिक शुरू हुआ होगा उसने कुछ प्रो एंड कॉन्स आपको बताए होंगे, तो ये उसमें से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, ये गलत है, इसका तो फैसला बाद में करते हैं। तो ये सम हो वहाँ से कोई एक पॉइंट बताने की कोशिश करें जी, और बाकी कोई जी। जी, उनको ना छिड़ा जाए, तंग ना किया जाए। ये काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे नाम नज़र आ रहे हैं। कुछ ए से बन रहे हैं, कुछ बी से बन रहे हैं, कुछ एम से, कुछ एन से, कुछ आर से, कुछ एस से, एफ से भी एक नाम है, और यू से भी नाम है जी हमारे पास। बस वाइंड अप कर दें क्वेश्चन को। नाम ले लेके बुलाओ इनको हैं। नहीं सर। जी अच्छा, रुकमान आपने कुछ कमेंट दिया होगा। आमना अख्तर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? आप ये जो कुछ थ्योरी में कुछ पढ़ रही है ना कंट्रोल सिस्टम्स का, तो आपके ख्याल में कैसी अच्छी चीज़ें चल रही हैं? जी सर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें यही है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने से ज़्यादा आसान हो जाता है सर्किट सॉल्व करना। अब अगर हम सर्किट एनालिसिस के फॉर्मूले लगाते हैं उसमें मुश्किल होती है, तो यही देखा ठीक है, था। और ठीक है, अच्छा जी, सही। बिलाल अहमद, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या कर रहे हैं आप लोग? यस सर, यही कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन होता है, ठीक है, टाइम डोमेन में, फिर वो हम उस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके देन उस पे जो हमारे नोडल और मैश एनालिसिस हैं ठीक, उनको सोल्व करते हैं। हाँ जी, बिलाल हसन। यस सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं मैश से और नोडल से। अच्छा, तो मकसद क्या है? सॉल्व कर लिया। और आगे उनकी फिर हम लोग उससे जो है वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, करंट की, वोल्टेजेस की, या कैपेसिटेंस वगैरह जो होती है उनको देख लेते हैं, रिएक्टेंस वगैरह को। अच्छा, ये पर्पस है। तो ये तो सर्किट एनालिसिस में भी सॉल्व हमने देख लिया था, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, नोडल मैश, थेवेनिन, नॉर्टन, और सुपरपोजिशन थ्योरम्स, और ये सारे लगा के। जी सर बिल्कुल। तो इसको अभी यहाँ पे रिपीट करने का खास पर्पस? सर इसका नहीं पता इतना। अच्छा, फहद अली, आपका क्या ख्याल है? पढ़ रहे हैं आप भी ये कोर्स? यस सर, पढ़ें। अच्छा, सो कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये जो यहाँ पे बात इसके साथ ख़त्म हुई, उसको आगे एक्सटेंड करें, जो मेरा क्वेश्चन है। सर जो हमारे पास वो सर्किट गिवन होता है उसके ऊपर हम लैप्लास लगाते हैं ट्रांसफॉर्म, तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल में आ जाता है, और फिर वो उसका मैश वगैरह लगा, मैश या नोडल लगा के तो हम फिर फाइंड करते हैं वोल्टेज वगैरह। हाँ जी, वो आगे जी। मरियम सिकंदर, ठीक कह रही हैं? क्या कह रही हैं, क्या पर्पस है जी सर, इवेंचुअली? हमारे पास ये होता है ना कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस वजह से हम लोग उनको सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं लैप्लास से, तो वो सॉल्व करने में इजी हो जाता है। अच्छा, इजी हो गया। तो ये कुछ कह रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स कि आपने सर्किट एनालिसिस कुछ कर रहे हैं, कुछ सर्किट्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं वोल्टेज, करंट, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें। तो इवेंचुअली पर्पस क्या है? करंट, कैपेसिटेंस सर ही वो अभी फाइंड हम करें। बेसिक मतलब जो हमने पहले पढ़ लिया वो थोड़ा सा शायद अब बता रहे हैं कि फर्दर वो भी आएगा, अभी सिर्फ उधर ही बेसिक है सी। वो बेसिक, उधर ही है वो, दूसरे चैप्टर के अंदर से बातें हो रही हैं, वो आ गई हैं बेसिक। कहते हैं तो मैं सीट से थोड़ा उठ के, मेरे सामने वो केबन में सामने मुझे बुक नज़र आ रही, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग 6th एडिशन है, मेरी तरफ मुंह करके वो पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाता तो उसको मैं निकालता नहीं, तो वो मुझे सामने नज़र आ रही है ना। तो कहते हैं तो फिर उसके अंदर वो सफ़ा नंबर और लाइन नंबर निकाल लेते हैं, अगर
जो कह रहे हैं कि अभी कुछ देर बाद आनी है। और जी चलो, आप कुछ लोगों ने बीच में कमेंट करने की कोशिश भी की है, साफ ज़ाहिर है वो भी उसी क्लास के स्टूडेंट हैं। आप उनके अंदर ये जो वोल्टेजेस और करंट वगैरह वाली बातें कर रहे हैं, आप एट द एंड ट्रांसफ़र फंक्शंस को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आपको कोई ना कोई सर्टन उसने इनपुट दे दी कि ये वी इनपुट है, और आपने वी आउट फाइंड आउट कर लिया, और कभी वी सी फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी आई नॉट फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी आई सी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो जो कुछ भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं आउटपुट साइड पे जो चीज़ है उसको अगर आप इनपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा। बेसिकली आप किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता है, आगे बाद में मैकेनिकल सिस्टम भी आ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी आ जाएंगे। रियलिटी में जो रियल सिस्टम्स हैं आप उनके ट्रांसफ़र फंक्शंस को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रांसफ़र फंक्शन अप्लाई करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेडी स्टेट एरर्स देखेंगे, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखेंगे। और जो मैं आपसे बातें करता होता हूँ लिफ्ट की या मोटर की, तो वहाँ पर हमने मोटर के स्पेल तो लिखने नहीं है, ना मोटर लेके आनी है हमें, मोटर का वहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? चैप्टर 2 हमारी हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल और देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, तो पढ़ते आप ठीक से नहीं है। समरी ये है, चाहे आगाज़ में चाहे अख्ताम पे, अब आप इतना थोड़ा मेच्योर हो गए कि आपको थोड़ा शऊर आ जाना चाहिए। कोई भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए उसकी। ठीक है, टीचर एक मल्टीपर्पज़ काम करवा रहा था। अब थेरी वाला एक टीचर है, उसने कोर्स पढ़ाया, आगे उसने न्यूमेरिकल करवाना है, फिर और वो एक अपने स्टेप से चल रहा है। वो कभी घर जाके आप वो क्या उस चीज़ को पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, आई डोंट थिंक सो कि कोई उस पर। ठीक है, तो ये स्टार्ट से ही बनता है, या तो आपका लिंक डेवलप हो जाएगा या लिंक डेवलप नहीं होगा। फिर वही मारा मारी शुरू हो जाएगी। एक क्विज़ आएगा, 10 में से किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 10 में से 8 आ रहे हैं, अता पता उसका कुछ होता नहीं। तो इंटरव्यूज़ के अंदर और आपके टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल आपसे नहीं आते जिसको आप एंड पे रटने लग जाते हैं। आप चीज़ को समझ के पढ़ा करेंगे, आप क्यों कर रहे हैं। बुक है उसको खोलें, इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ बुक में इतनी डिटेल के साथ लिखा हो, आपकी सोच होगी। ठीक है, सो थोड़ा चीज़ों को उस सेंस में लें, थोड़ा ठीक तरीके से जो है ना वो पढ़ें, क्योंकि थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे लैब में भी जारी दिखाएंगे, और एक कोर्स में दिखा रहे हैं तो बाकी 5-6 में भी दिखाएंगे। तो वो हैबिट्स जो है ना उसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में डेवलप करने की कोशिश करें। अब नहीं डेवलप करनी तो कब करनी है। सो खैर ठीक है जी, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपका मामला है और आपके थ्योरी के कोर्स का मामला। अभी आपके सामने मैनुअल नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ लैब नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन और मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ डीसी मोटर स्पीड, ऐसा ही है? जैसा नहीं है? यस सर। ओके जी। सो सर्किट एनालिसिस वगैरह में जो आप चीज़ें पढ़ रहे थे ना, वो आप टाइम डोमेन के अंदर सर्किट्स वगैरह को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और आप उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट स्टेप पर्पस है कि आप टाइम डोमेन से एस डोमेन में आए हैं। जैसा कि आपने लैब के अंदर भी ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर एक इन्वर्टेड सिंगल कॉमा के अंदर एस लिखा था किसी ने, टी एफ के अंदर सिर्फ एक सिंबल लिखा हुआ था एस। तो वो आप वहाँ पर क्या बता रहे थे उसको पहली लैब्स के अंदर कि ये एस जो है, ठीक है, ये एस वेरिएबल्स की फॉर्म में आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, आप एस डोमेन में काम करना चाह रहे हैं। और जब आप एस डोमेन में अभी नहीं आए होते तो बिफोर दैट आपके पास टाइम डोमेन होती है, और टाइम डोमेन के अंदर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होती है, और आपने पूरा एक कोर्स पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, और आपको पता है कि उसमें डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को आप क्या लिखते हैं, डी ओवर डी टी। सो दैट इज़ इन द टाइम डोमेन, और डबल डेरिवेटिव के लिए 2 दफ़ा वो आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप स्केच बनाते हैं किसी चीज़ का। चैप्टर नंबर 1 अगर गौर से पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 में कोई स्केच आया था? हाँ जी, चैप्टर 1 के अंदर कुछ स्केच डायग्राम या कोई डायग्राम गुजरी हो जो कि रियल लाइफ। अब मैं ब्लॉक डायग्राम की नहीं बात कर रहा, मैं फीडबैक ब्लॉक डायग्राम इस तरह की नहीं बात कर रहा, जैसे पिक्चर्स होती हैं रियलिटी में न्यूज़ चैनल्स में कुछ आ रहा होता है, या आपको स्केच जो यस रियल लाइफ स्केच किस सर चीज़ की थी? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था हमारे पास, हम स्टडी स्टेट को देख रहे थे कब तक ये स्टडी स्टेट को जो स्टेट को ना अचीव करेगा नहीं, हमारे ये तो पास। आपके पास ग्राफ्स थे ना, अभी ये एक रिस्पांस था उसका, आपने उसको स्टेप को इनपुट दी होगी, आपको रिस्पांस मिला, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई पे आपकी आउटपुट है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ये तो
प्योर इंजीनियरिंग की और टेक्निकल टर्म्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने कुछ स्केच या स्कीमेटिक डायग्राम या इस तरह की कुछ चीज़ देखी कि जिसमें आपको रियलिटी वाली कुछ चीज़ नज़र आ रही हो। ये जो आप ने कमेंट किया ये तो टिपिकली इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम के स्टूडेंट को पता है ना इन चीज़ों का। तो ये क्यों आपने टाइम डोमेन के ऊपर स्टेडी स्टेट बना दिया और ये चीज़ें सारी बना दी हैं? सर कंट्रोल का वाले से पढ़ा था कि जिस तरह कंट्रोल किस तरह एक सिस्टम होता है उसको डिवाइस को कंट्रोल करता है, तो उसके वाले से सारा सर ने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, तो आपने फिर जाके देख पढ़ा है किसी ने चैप्टर नंबर 1 क्या था उसमें? सर के अलावा कभी घर जा किसी ने किताब खोली हो? सर वो बुक ऑर्डर की हुई है तो क्या मतलब बात है। आज या कल आ जाएगी। अच्छा, सही है। शॉर्ट फॉर्म में कोई नहीं है बुक? नहीं सर, अभी सर ने कहा था मैं आपको ईमेल कर दूंगा, तो सर ने कर भी दिया। तो बस तो लेकिन जो वो होते हैं ना, मतलब हार्ड फॉर्म में जो बुक का कॉन्सेप्ट आता है वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं पढ़ा जाता। क्या बात है, अच्छी बात है। सर ने कर दी बुक आपको मेरी? यस सर कर दी है। सही, चले उसको पढ़ भी लें, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वो एक रियल लाइफ में आ जाए, ये पिछले 2 सेमेस्टर्स वाला जो है ना वो सेमेस्टर नहीं होना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएं, जहाँ पे भी आप हैं। पानी के अंदर है तो वहाँ से बाहर आ जाएं, हवा में फिरें तो वहाँ से आ जाएं, थोड़ा हैबिट्स ठीक कर लें। चलें, यही हाल बाकी कोर्सेज का होना है। और ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, डिफरेंशियल इक्वेशंस थी हमारे पास और आप उसको एस डोमेन में लेके जाना चाह रहे थे, और इसकी हेडिंग पे थोड़ा मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। मॉडलिंग का वर्ड है, अल्लाह आपको तौफीक दे, आप चैप्टर नंबर 1 में जाएं तो वहाँ पे आपके पास स्केच कुछ बने हुए हैं कि डिश एंटीना कैसे काम कर रहा है। एंटीना को एक सर्टन आप एंगल पे घुमा रहे हैं, उसके अंदर गियर टाइप बने हुए हैं जिसको आप रफ वे में गरारियाँ वगैरह वो कह रहे होते हैं, तो वो एक गियर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और उससे आप उसको रोटेट करवा रहे हैं, जैसे घरों के ऊपर डिश एंटीना पड़ा था तो आप उसको खुद से जाके मैनुअली मूव कर रहे थे, तो आप एक सर्टन नीचे से वैल्यू दें कि ये जी इस एंगल पे टिल्ट हो जाए, तो वो सारी उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। तो उसकी स्कीमेटिक और स्केच आपके पास बना हुआ है। और उसको देख के फिर बंदे के ज़हन में आता है कि ओके मैं ये चीज़ें हैं, इनके मैं ब्लॉक्स बनाता हूँ। और लेट से मैंने गियर बॉक्स की बात की है, तो आप आगे चैप्टर नंबर 2 में जाके देखेंगे कि गियर बॉक्स के ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप उस ब्लॉक में ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे। और नेक्स्ट में अगर आपके पास मोटर है जो कि उनको मूव करा रही है, और डेफिनेट सी बात है आप रोबोटिक्स के अंदर या किसी भी मूवमेंट वाली चीज़ में जब आपको मूव करवाना है तो यू नीड अ मोटर। और आप मोटर का ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, और उससे लिखने से पहले आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे तभी लिखने के काबिल होंगे। सो वो भी आपके चैप्टर के अंदर चीज़ है। सो और फिर आप उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं कि मैथमेटिकली उसको हम किस तरह से करते हैं। मॉडलिंग जब उसकी कर लेंगे फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। मॉडलिंग के अंदर आप पहले इक्वेशंस लिखते हैं, टाइम डोमेन के अंदर आर्ट से लिखी है, फिर आप उसको एस डोमेन में लेके जाना चाह रहे हैं, फिर एस डोमेन में आपको ट्रांसफर फंक्शन आ गया, आप उसके पोल जीरो देख रहे हैं, सिस्टम स्टेबल है नहीं है, ट्रांजिएंट रिस्पांस उसका देखा है, स्टेडी स्टेट एरर कितना आ रहा है, फ़र्क कितना है, एरर कितना है, स्पीड्स की मैं आपको मिसाल लेता हूँ, स्पीड का फ़र्क कितना है वो आपको फीडबैक की जो कमांड भी मैंने आपको लैब के अंदर बताई थी वो बेसिकली एरर कैलकुलेट करी कि आर एस और टैकोमीटर के थ्रू स्पीड के अंदर कितना फ़र्क है, जो 50 के डिफरेंस वाली एक आपको एग्जांपल दी थी। तो दैट वाज एरर। अगली दफ़ा आप उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और सिस्टम भी आपका स्टेबल होना चाहिए। तो खैर ये सारे पर्पज़ हैं। और डीसी मोटर की जो स्पीड है उसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि उसको एनालाइज करें कि आया कि हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरी उतरी है या नहीं उतरी, ठीक है। और हमारे पास चीज़ क्या है जी, लिखा हुआ यहाँ पे सेटलिंग टाइम लेस देन 2 सेकेंड्स। अभी देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। और ओवर शूट लेस देन 5%, और स्टेडी स्टेट एरर लेस देन 1%, ठीक है। ओके जी,
अच्छा इसमें एक और चीज़ है, लैब हो या थ्योरी हो, मेरी जो लैब का ना उसमें को थोड़ा पढ़ के मतलब चीज़ें पढ़ के आया करें, साथ साथ थ्योरी भी पढ़नी शुरू कर दे और साथ साथ मेरा लैब का काम भी किया कर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एफर्ट से करवा रहा हूँ तो मुझे आपसे भी आउटपुट चाहिए, और ये सो के मेरी लैब नहीं गुजरने वाली, ठीक है। काम आप लोगों को करना पड़ेगा, काम मैं सिखाऊंगा चाहे मुझे जिस एंगल से भी सिखाना पड़ा, इधर यू लाइक मी और नॉट, लाइक डिसलाइक आपकी अपनी है, मैं काम आपको सिखाना है और मैं बेहतर समझता हूँ कि वो किस तरह मुझे सिखाना है। ये जो आपके सामने एक चीज़ बनी हुई है क्या है, कोई आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि किस तरह की आपको चीज़ लग रही है? नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, कुछ गैस वैस लगाने की कोशिश करें, क्या चीज़ें हैं? सर ये मोटर बनी हुई है। ठीक है जी, कह रहे हैं जी मोटर बनी हुई है, इनसे भी अभी फीडबैक लेते हैं कि मोटर इन्होंने क्यों कहा बनी हुई है, क्योंकि मुझे तो शायद नहीं लग रहा कि मोटर बनी हुई है। बाकी कोई पूछ बताए जी। सर ये मोटर के जो इंटीरियर पार्ट्स होता है जैसे आर्मेचर हो गया, रोटर हो गया, उन दोनों चीज़ों को सर्किट में डिज़ाइन किया हुआ है। और जी कमेंट बोलते जाया करें, मुंह का जंग उतारें। हाँ जी भाई, क्लास पार्टिसिपेशन आपको नंबर किस चीज़ के मिलने हैं? लेट से आज का जो सर ये सेशन हुआ मोटर है ही है। उसका, हाँ कह रहे हैं जी मोटर ही है। बाकी जी बताएं कि मोटर वाले से भी बाद में ज़रा पूछते हैं कि मोटर क्यों है। हाँ जी बाकी बताएं जी। 3 कमेंट आए हैं, 17 पार्टिसिपेंट है इंक्लूड अदर देन मी, 16 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ, तो वो खैरियत से हैं। सर ये एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है मोटर के साथ, वो मोटर हम्म रोटेट कर रही है फिक्स फील्ड के हम्म अंदर। हम्म हम्म। ये कहीं लिखा है फिक्स स्पीड में रोटेट करना है? सर ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन सर इसके अंदर रोटर भी है, आर्मेचर भी है और सर फिक्स्ड फील्ड भी है सर। जिससे हम फील्ड देते हैं और फिर मोटर रोटेट होती है सर, वो सारा मोटर का बना हुआ है। ठीक है। जो मैकेनिज्म मोटर है सर फील्ड और आर्मेचर है यहाँ पे, हमारे पास मोटर में होता है। अच्छा चलें जी कहने, अच्छा कह रहे हैं जी ये फील्ड और आर्मेचर और ये मोटर में होता है, और समहाउ ये कुछ ना कुछ उनके पास बना हुआ है, और मोटर को हम सप्लाई ही देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है मोटर से? सर मैकेनिकल आउटपुट। फिर मैकेनिकल आउटपुट मिलती है। मैकेनिकल आउटपुट मिलती है, वो रोटेट कर रही होती है, और उसका कोई ना कोई सर्टन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, बेसिकली रोटेट कर रही है, ये आगे पीछे मूव नहीं कर रही कि पहले जो 5 मीटर पे थी अब 1 किलोमीटर उसने फासला तय कर लिया, ऐसा नहीं। हम उसकी नंबर ऑफ टर्न्स और आरपीएम देख रहे थे। क्या यूनिट होता है भला उसका, रोटर की स्पीड जो होती? सर आरपीएम। नहीं वो तो ठीक है, क्या होता है आरपीएम? मुझे तो पता ही नहीं आरपीएम क्या होता है। सर रेवोल्यूशन पर मिनट। वो क्या होती? सर 1 मिनट के अंदर कितना टाइम फिर वो कंप्लीट कर रही है रोटेशन। रोटेशन कंप्लीट कर रही है। सो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यही है, ठीक है। आप जो है वो ट्रांसलेट, वो आपका सिस्टम नहीं कर रहा, ट्रांसलेशनल नहीं है, सीधा सीधा आप डिस्प्लेसमेंट नहीं तय कर रहे, आप रोटेशन में कर रहे हैं, और ये आपकी आउटपुट है बेसिकली। उसी को हम टार्क भी कह लेते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई ना, आर और एल जो डायग्राम में आर और वी लिखा हुआ है, ये चूँकि आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पढ़े हैं तो ये आपको समझ आने आ गई होगी कि ये आर्मेचर की रेजिस्टेंस है और आगे इंडक्टर लगा हुआ, और ये कंपोनेंट आपको फील हो रहे हैं कि ये क्या हो सकते हैं। और आगे जो टी है, जो थीटा है, जो जे है, ये मैकेनिकल सिस्टम से रिलेटेड है, वो चूँकि अभी आपने गो थ्रू नहीं किए तो उनका आप लोगों को आइडिया नहीं है। तो रूटर से रिलेटेड डेटा जो है वो आउटपुट साइड पे हमारे पास है, और इनपुट साइड जो डेटा है वो हमारे पास ब्लॉक के अंदर आर और एल और इस तरह की चीज़ें लिखी। खैर एनी हो, आप जो काम कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी जो सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिखने के काबिल हो जाएं, और वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकता है, और डीसी मोटर इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, राइट। और आपने देखा है कि टाइटल में जस्ट उसने ये लिख के छोड़ दिया कि डीसी मोटर स्पीड, और मुझे अपने आप ही ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही। सो आपके चैप्टर नंबर 2 के आर्टिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर ये एज इट इज़ बना हुआ है,
हम जो चीज़ जिस चीज़ पे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जैसे ट्रांसफर फंक्शन में हम होते भी हैं, तो मोटर के केस में हमारी इनपुट क्या होगी? सर वोल्टेजेस देंगे हम। मोटर के केस में हमारी जो इनपुट होती है, ठीक है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वोल्टेज है हमारे पास, V है क्योंकि हम दे रहे हैं। और मोटर के केस में आप आउटपुट क्या लेते हैं? उसकी स्पीड आउटपुट जो है उसको आप आउटपुट को आप क्या करते हैं, रोटर की जो आपके पास स्पीड है उसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। और आरपीएम वही चीज़ है, टैकोमीटर भी से भी जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो वही चीज़ है। और स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या फिजिक्स की सेंस में, फिजिक्स में क्या पढ़ा होगा, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड वो कह रहे हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। चलें जी, वेलोसिटी भी आ गई, स्पीड भी आ गई। यहाँ पर जो चीज़ है, ये डिस्टेंस उस तरह का नहीं है कि 1 किलोमीटर फासला तय कर लिया, 2 किलोमीटर कर लिया। यहाँ पर फिर क्या बनेगा, ये रोटेशनल सिस्टम है। यहाँ पे आप क्या इसको कहेंगे, यहाँ पर यहाँ वर्ड पे हम इसके यूज़ करते हैं, रोटेशन हाँ चेक जी, करेंगे टाइम के हिसाब से सर। ठीक है जी। रोटेशनल स्पीड का भी हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं और उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स, कह रहे हैं जी नंबर ऑफ टर्न्स। सो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उस चीज़ को जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास स्पीड बन जाएगी। आपके पास रेवोल्यूशंस पर मिनट के कितनी रेवोल्यूशंस हुई हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम जो कह रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कह रहे हैं, वो एक सिंपल ट्रांसलेशनल सिस्टम में होता है। रोटेशनल में उसी चीज़ को हम एंगुलर स्पीड या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, थीटा से ना, ठीक है। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगी। अभी दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने हाईलाइट की हुई, येलो कलर में आपको स्क्रीन नज़र आ रही। यस सर आ रही। हाँ जी तो सर। इसको सारे पहले तो इसको पढ़ लें। ये जो 2 चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। अगर इस नहीं किसी को पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं तो वो भी पूछ लें मुझसे। और ये जो उसने लिखा हुआ, द आउटपुट इज द रोटेशनल स्पीड, वो आपके पास स्पीड है। और स्पीड किस चीज़ की है, शाफ्ट की है, जिसको हम रोटर कहते हैं। यस और सर। उसको क्या उसने लिखा हुआ, डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी, जो आपके dt। पास आप किसी भी डेरिवेटिव की फॉर्म में जब किसी चीज़, सो ये उस सेंस में लिखा हुआ है। और यही अगर आपके पास सिंपल वाली स्पीड होती है जिसको आप कह रहे होते स्पीड वगैरह, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि डी बाई डी टी किस चीज़ का लेते हैं, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। सो चूँकि एंगुलर है तो हम उस सेंस में बातें कर रहे हैं। और अब ये जो सारे कंपोनेंट हैं जो लोग कह रहे थे कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, कुछ कहते हैं वोल्टेज को, कुछ कहते हैं कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आप कैलकुलेट उनको कर रहे हैं, सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। यस सर। यस सर। ठीक है। सो आपके सामने ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं उसकी उनकी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है। और आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं पैरामीटर्स के कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज कर दूँ तो मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा, दैट इज़ ऑब्वियस, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर वो सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं कि मैं जे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा हूँ, ठीक है। विस्कस फ्रिक्शन कांस्टेंट कह रहा हूँ मैं, बी को, जैसे आपके पास रेजिस्टेंस होती है इसी तरह ही मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर फ्रिक्शन आ जाएगी। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कांस्टेंट है के, मोटर टॉर्क का कांस्टेंट है मेरे पास, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस है। सो ये सारे मेरे पास चीज़ें हैं और इवेंचुअली आप लोग इनसे फेमिलियर हो जाएंगे जैसे ही आप मैकेनिकल सिस्टम्स के ऊपर आएंगे। वो मेरे पास एक मैंने स्कीमेटिक सी बना ली, ऊपर रफ सा स्केच बना लिया। तो ये मेरे पास जो सिस्टम का मैंने मॉडल एक डिज़ाइन किया है और इस मॉडल के अकॉर्डिंगली उसके अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाऊं तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती हैं, चैप्टर नंबर 2 में जो आप बना रहे हैं आजकल, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं जी? या एस वाली जो इक्वेशंस लिखते हैं कैसे लिखते हैं? सर सर्किट को देख के।
कंपोनेंट्स होते हैं सारे। सर्किट को देख के जी, ठीक है। सर वो और टाइम ये डोमेन में होते हैं ना वी ऑफ टी, तो फिर हम उसको उसका ट्रांसफर फंक्शन बना के ये वी ऑफ एस प्लस कर लिख देते हैं देते पहले हैं, फिर सारा सर उसका। कंपोनेंट्स को लैप्लास डोमेन में लिख देते हैं। ठीक। अच्छा चलें जी, आपकी बातों को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास या तो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा या मैकेनिकल सिस्टम होगा, हम उसकी सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली फिर हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। और इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो मेरे पास उसके लिए जो बैकएंड पे कॉन्सेप्ट्स हैं वो किरचॉफ लॉज हैं, वो केवीएल लगाते हैं। वोल्टेज का या केसीएल लगा करंट देते का, हैं, मैश केवीएल या वगैरह। केसीएल मैंने लगा दिया। इसको मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूं तो इनके जो बाप दादा हैं नोडल और मैश, उसमें मैं आ जाता हूँ। मैं सुपर कोई मैं पूरा सर्किट एनालिसिस मेरे पास भरी पड़ी है, कोई भी टेक्निक मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी मैंने कोई भी मैं टेक्निक लगा सकता हूँ, वो सारी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो कौन से लॉज हैं? इलेक्ट्रिकल के लॉज हैं, किरचॉफ लॉज आप अप्लाई करते हैं, फिर जाके आपके पास इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसकी आप इक्वेशन लिखने के काबिल होते हैं। ये जो भी आप बात कर रहे थे कि हम वी आउटपुट की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, या यस सर। कैपेसिटर के क्रॉस इक्वेशन लिखते हैं, तो अगर वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे न्यूमेरिक आंसर आ जाएगा, नहीं है तो वेरिएबल्स की फॉर्म में एक रिलेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो यस सर। इसी तरह की ही एक इक्वेशन अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इक्वेशन नंबर 4। क्या नज़र आ रहा है जी? सर एल इक्वेशन डी आई 4। बाई डी टी प्लस आर इक्वेशन आई। नंबर 4। अच्छा, ये उसने कुछ लिख दिया जी, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू वी माइनस के और थीटा डॉट। मुझे भी ये चीज़ें कुछ इस तरह की, ये आप बताएं कि ये वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है या करंट की इक्वेशन है, यानी कि इसमें वी वी आ रहा है या आई आईज हैं, किसकी ये लिखी हुई? वोल्टेज का लॉ लगा हुआ, तो ये वोल्टेज की लिखी हुई है। वही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यस सर, वोल्टेज की लिखी है। वोल्टेज की कुछ लिखी हुई इक्वेशन हमें नज़र आ रही कि वो कह रहे हैं जी वोल्टेज की हमने लिखी किस तरह से, क्योंकि इसमें आई आर भी नज़र आ रहा है, वो वी इक्वल टू आई आर ही होता है, वी ज़ाते खुद भी है, यस और सर। इंडक्टर वगैरह के केस में एल डी ए बी डी टी लिखा। खैर ये बिगिनर के तौर पे मैं मतलब वो एक ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लेवल पे आने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ही की तरह चैप्टर नंबर मैं 2 पढ़ रहा हूँ, 5 मेरे लेक्चर हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि क्या ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इससे ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 जे, और साथ में थीटा के ऊपर 2 डॉट्स हैं, और इस चीज़ को मैं बड़ा क्लियरली हाईलाइट करने लगा हूँ, ये प्रिंटिंग में भी नहीं आता और इधर भी थोड़ा कम। थीटा के ऊपर 2 डॉट्स हैं, थीटा क्या भला? व्हाट इज़ थीटा? सर थीटा वो एंगल सर था वो जिससे वो जो रोटेट कर एंगल रही है शाफ्ट का काफी। इस हिसाब से। थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज़ को सारे करेक्ट करें। थीटा क्या है जी? एंगुलर एंगुलर, डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल वेंगल नहीं है, मतलब नब्बे शब्बे और इस तरह की चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसको क्लियर करें थोड़ा। थीटा के ऊपर जब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आप 2 डॉट्स लगा देते हैं, 2 दफ़ा डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है जी डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेटिव? सर 0। ठीक है जी, 0 नोट कर लिया मैंने। और जी तो ये वेलोसिटी। वेलोसिटी भी मैंने नोट कर ली। और जी जी बाकी बताएं जी बच्चे, जो जो बताता जाएगा उसको ठीक करता जाऊँ, बाकी की भी अटेंडेंस लगनी है तो मैं देख के लगाऊंगा ज़रा। हाँ जी, दिमागी प्रेजेंस जो है ना वो ज़रूरी है, मेंटल प्रेजेंस की जो है ना प्रेजेंट लगेगी, वैसे जो जिस्मानी ढांचे हैं उनकी एब्सेंट लगेगी। हाँ जी बताएं ज़रा। तो तुक्का लगाएं। तुक्का हाँ लगाएं, चलो जी लगाएं तुक्का जी।
सर ये आरपीएम से नहीं होता? ठीक है जी, आरपीएम भी नोट कर लिया मैंने। हाँ जी सर एक्सेलरेशन स्पीड, उसकी स्पीड एक्सेलरेशन किस सर स्पीड से जा 0 रही ही है? होगा। ये जो 3-4 बातें इकट्ठी बोल गया, जीरो वाले आ गए हैं पहले, जीरो वालों का ना कॉलम बन गया हुआ एक। ये जो भाई 3-4 लफ्ज इकट्ठे बोल गए हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन और पता नहीं क्या क्या, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर वो डबल डेरिवेटिव। सर वो किस उससे मतलब वो जो उसकी जो शाफ्ट है जो मोटर, वो उसकी किस उसकी स्पीड से चल रही है या उसकी क्या एक्सेलरेशन है, तो वो भी उसका हो सकता है। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अब बर्गमान आपको किसने कहा ये एक्सेलरेशन हो जाएगा? पहले आपका सर एक वेलोसिटी कमेंट। सर वेलोसिटी का चेंज होगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। सर एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, खुशबू अभी लगाई है या होश अभी आई है? सर आहिस्ते से समझ आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है इनको। ये तो ये कौन सी क्लास में पहली दफ़ा पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन? सर मेरे 9th नाइन्थ क्लास में पढ़ा। नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में। ठीक है, सही है। तो लेवल चेक करें आप लोग सारे अपना। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जमा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन। जी माशाल्लाह, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। अल्लाह आपके कॉन्सेप्ट सारों में बरकत डाले जी, और शर्म करें सारे। ठीक है, 9th क्लास से एक चीज़ पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं, और डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है। ओके जी। सो ये कोई एक्सेलेरेशन के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है, ये थीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है। तो आप बताएं जी, थीटा के ऊपर सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा जी? थीटा डॉट क्या सर ये होगा? वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी आप कह लें, स्पीड कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये रोटेशनल स्पीड जो है ये आपकी आउटपुट है। थीटा डॉट आपकी क्या है? आउटपुट है। और ये बेसिकली एक्सेलरेशन है जिसमें माइट भी आप इंटरेस्टेड ना हो। ये मैं क्यों थीटे के ऊपर 2 दफ़ा डॉट पे और थीटा के ऊपर सिंगल डॉट पे आया हूँ? क्योंकि मोटर की आपने एट द एंड जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो उसकी स्पीड होती है, वो आपकी आउटपुट होगी, और आपकी इनपुट क्या होगी? वोल्टेजेस। तो वोल्टेजेस। जब आप ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे, सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द ट्रांसफ़र फंक्शन, इसको ये साथ साथ चीज़ें अपने मैनुअल के ऊपर भी ठीक रखनी है आपने। ये लिखा हुआ जी थीटा डॉट है और डिवाइडेड बाय क्या है जी? वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज। तो यहाँ के ऊपर एक स्मॉल सा डॉट लगा हुआ है। तो थीटा डॉट का मतलब क्या है कि ये या आपकी वेलोसिटी स्पीड है। है। स्पीड आपकी है जी, ठीक है, रोटेशनल स्पीड है। तो मोटर की आउटपुट यही होती है ना, मैकेनिकल में कोई ना कोई कंपोनेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या? स्पीड ओवर वोल्टेज। स्पीड ओवर वोल्टेज। वोल्टेज। तो अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि ये ही चीज़ क्यों लिखी है, बाकी क्यों नहीं लिखी है। ठीक है, और रेडियन पर सेकंड उसका यूनिट हो गया। आपको यूनिट भी बताया हुआ है। अच्छा जी, ये तो एक चीज़ होगी। अब इवेंचुअली मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँगा। सो जब मैं ऊपर वाली 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा और समहाउ इस तरह से मैनेज करूँगा कि यहाँ से मेरे पास वोल्टेज कोई बन जाए, प्लग एंड प्ले करूँगा, और यहाँ से मेरे पास स्पीड कुछ बन जाए। स्पीड इज़ इक्वल टू समथिंग और वोल्टेज इज़ इक्वल टू समथिंग, और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, सो इवेंचुअली आई विल कम अप with the formula that is the most wanted formula for this lab g, speed over voltage, so that is k over something js plus p और ls plus r और plus k square। कुछ वेरिएबल्स हैं उनसे आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी है, और कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे होंगे। द रीज़न इज़ के आपने अभी जस्ट इलेक्ट्रिकल पोर्शन कवर किया है। सो आप एल और आर वगैरह इस तरह की टर्म से फेमिलियर हैं, एस से फेमिलियर हैं, क्योंकि अब लैप्लास का यस सर। कुछ नहीं Yes, थे sir. फेमिलियर करवाने की मैंने कोशिश की, और कुछ चीज़ों को इवेंचुअली यू विल गो थ्रू, और ये सारे वेरिएबल्स वगैरह भी हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल की उसने इक्वेशन लिखी थी उसने ऊपर वाले सर्किट में लूप लगा के लिख दी। ठीक है, वो साफ से आप उसको सीखेंगे। तो अभी चूँकि आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बगैर मैं आपको एक बड़ी एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ये देखें, आपको कोई सम हो, कोई लूप नज़र आ रहा है, और V और R और L और E के साथ कम्बिनेशन के साथ जो जो पार्ट्स आपके पास लूप के अंदर आए आपने वो लिख लिए, और उनको एक अच्छे वे में लिख लिए। इस तरह मैकेनिकली को चूँकि आपने अभी नहीं डिस्कस किया, तो उसके अंदर भी जब आप उसको लिखने के काबिल हो जाएंगे। So we will come up with the equation number 5, रेडियन पर सेकंड और V।
तो आप मुझे बताएं कि ये जो ऊपर PS लिखा हुआ है, ये वाला PS और ये वाला PS, उसमें कोई मिस्टेक है इसमें और इसमें? दोनों में से किसी में कोई मिस्टेक नज़र आ रही हो किसी भी कंपोनेंट में? मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है सर ये सर रेडियन पर वोल्टेज सेकंड वोल्टेज पर ही लिखा हुआ। वोल्टेज यहाँ का जो जो V है वो स्लैश मिसिंग है। वोल्टेज। ओके जी, ठीक है। एनी हाउ जी, सो आपको पता है कि आप एम फाइल के अंदर जब लिखेंगे तो आपको सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आप देंगे, तभी वो आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करके देगा ना, क्या ख्याल है? यस सर ऐसे ही है। और क्योंकि वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर आप रखेंगे तो फिर उसका तो ग्राफ नहीं ना बनता। ये आप छोटी क्लासों में ग्राफ बनाना भी सीखा हुआ ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ करें, प्लग एंड प्ले, राइट? यस सो सर। तभी आपके पास ग्राफ स्मॉल जनरेट होगा ना। बॉक्सेस बिग बॉक्सेस। ठीक है जी, क्या बात है, बॉक्सेस और बिग बॉक्सेस और ट्रांसफर फंक्शन। अब मेन जो चीज़ है ये क्या लिखा हुआ है जी, पी मोटर इज इक्वल टू, ये सारा कुछ लिखा है, या मुझे बताएंगे, अभी हम पढ़ भी चुके हैं कि ये कहाँ से आ गया, पी मोटर इज इक्वल टू के और डिवाइडेड ऊपर जो बाय जे। फॉर्मूला पढ़ा है हमने फिर ये ऊपर जो हमने उसकी, ये वेरीफाई करना है ऊपर जो फार्मूला। ये ऊपर अभी हमने रिलेशन निकाला था यस मोटर सर का, इक्वेशन ठीक है, स्पीड और वोल्टेज को डिवाइड करके दो इक्वेशन से, एक इक्वेशन को स्पीड कैलकुलेट कर ली एक इक्वेशन से और एक वोल्टेज इक्वेशन से वोल्टेज कर लिया, तो उन दोनों को डिवाइड किया और हम एक रिलेशन के तौर पे हमारे पास एक रिलेशन आया और उसको हमने नाम क्या दिया, पी मोटर का। ठीक है, अपनी तरफ से उसका नाम रखा है, आप इसको चाहे क्यू मोटर रख लें चाहे खाली मोटर रख लें, इट्स अप टू यू। सो आपने ये एक नाम रख दिया, पी मोटर इज इक्वल टू समथिंग। ये क्या चीज़ है भला, ये पी मोटर इज इक्वल टू किस चीज़ को जाहिर कर रही है? तो ये जो हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला है ये ट्रांसफर फंक्शन को जाहिर कर रही है, ये मेरे उस पहले क्वेश्चन को जाहिर कर रही है जो आते साथ पूरी क्लास से मैंने पूछा कि आप चैप्टर नंबर 2 में क्या कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में आप ये कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम जाए उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आप सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब अगर मुझे ये देख रहे हैं कि इस मोटर का बिहेवियर कैसा है, तो मैं ये पी मोटर को एनालाइज करूँगा, मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन एनालाइज करूँगा। समझ लगी ना बात की? अब यस सर और उसके रूटर्स वो सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं, कोई अहमियत की हामिल नहीं है। पूरी आपकी मशीन लैब मेरे लिए साइड पे हो चुकी है और लेकिन वो पहले मेरे साथ साथ चल रही थी, उसी ने मुझे इस इक्वेशन तक लाई है वो मुझे। और अब मैं देखूंगा कि इसमें एरर्स कितने हैं और अब मैं देखूंगा कि इसका सेटलिंग टाइम, राइज पीक वगैरह कितने हैं और अब मैं देखूंगा कि इसकी स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, और ये जी मैं इसको मैंने अब एनालाइज करना, राइट। और मुझे जो चीज़ें वो कहता है एनालाइज करने को, सेटलिंग टाइम उसने बताया हुआ कि 2 सेकंड से पहले पहले सेटल हो जाए, ओवरशूट जो है उसका 5% से कम हो और स्टेडी स्टेट एरर्स जो है लेस देन 1%, इनको भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ें। तो ये कुछ मैंने ऑब्जर्व करनी है। और सबसे जो एंड पे खूबसूरत इसमें चीज़ है कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम कितना है। या तो जो ऊपर पी मोटर है मैं उसको प्लॉट कर दूं, क्या ख्याल है? कुछ हम गैस लगाने की कोशिश करते हैं कि उसको प्लॉट करके देख लें कि वो किस तरह की नज़र आ रही है, कब सेटल हो रहा है, क्या ख्याल है? ऐसा भी हो सकता है ना? यस सर। अभी तक जो आपने पढ़ा, आप कहते कि सर उसका कोई ग्राफ बन जाएगा, कोई प्लॉट बन जाएगा, कोई हमारे पास कोई एक चीज़ सामने आ जाएगी, फिर हम उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें आपके जहन में चल रही होंगी। सो ऐसा ही कुछ हमारे पास हमें बना के देगी। एक हमारे पास कमांड है LTI आई व्यू, व्यू LTI व्यू, ठीक है। और ये जो LTI व्यू है दैट इज़ LT और I और उसके आगे व्यू है। सो LTI स्टैंड्स फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट व्यू, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। Recall your memory of signal and systems and other courses. So I hope you have studied a term linear and non-linear, right? यस सर ठीक है जी। सो लीनियर एंड नॉन लीनियर, और आपकी बुक के अंदर भी चैप्टर नंबर माइट बी 2 के अंदर ही एंड पे करके एक आर्टिकल लीनियर और नॉन लीनियर पे भी है। सो खैर
इनवेरिएंट और वेरिएंट के ऊपर भी आपने देखा होगा, सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, वेरिएंट है, इनवेरिएंट है, क्या क्या मामला है, इस तरह की चीज़ें भी देखी होंगी, क्या ख्याल है? बिल्कुल देखिए सर। और दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि गलत बंदा मिल गया, कभी कौन सा कोर्स निकाल लेता है और कभी कौन सा कोर्स निकाल लेता है, और थोड़ा थोड़ा इसको पता भी है। तो ये तो सर, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मुझे सारी चीज़ों का आइडिया है कि कब कहाँ पर आपने क्या पढ़ा और कितनी खुराक अभी आपको लैब में देनी है, क्या डोज देनी है। ठीक है, किसी को पैरासीटामोल और किसी को एक्स्ट्रा, ऐसे ही है ना, पैनाडोल एक्स्ट्रा भी और सिंपल वाली पैनाडोल भी है। तो आपकी नब्ज़ चेक कर करके रिकमेंड करूँगा कि किसको क्या चीज़ देनी है। सो ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट व्यू है। आप जब ये कमांड यूज़ करेंगे और आप इस कमांड में ऑटोमेटिकली एज्यूम हो गया कि ये जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ अ लीनियर सिस्टम, और आपको पता है कि मोस्टली आप लीनियर सिस्टम्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, नॉन लीनियर के ऊपर नहीं कर रहे थे, उनके अंदर डिस्टर्बेंसेस और इस तरह की चीज़ें। सो उसकी मॉडलिंग और वो सारी चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं। ठीक है, सो जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे तो आप उस टॉपिक को टच नहीं करेंगे, तो जिनको अभी सिग्नल सिस्टम में लीनियर टाइम इनवेरिएंट ये इस तरह की चीज़ों को नहीं पता, तो अपने खुद से लीनियर का जो टॉपिक है वो चैप्टर 2 से खुद से रीड आउट कीजिएगा, कोर्स आउटलाइन में माइट भी वो टच ना हो। सो व्यू आपको बताएगी, तो ये व्यू किसका बता रहा है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप ना, तो आप क्या करेंगे कि आप इस मोटर को स्टेप इनपुट देंगे, ठीक है, जिसको आप u ऑफ t कहते हैं और u ऑफ माइनस टी कहते हैं। ठीक है, पता है ना u ऑफ t और u ऑफ माइनस टी? यस सर। ठीक है जी, सो हमने उसको स्टेप इनपुट देनी है। ठीक है, मोटर को क्या देनी है? स्टेप इनपुट। और किस चीज़ को देनी है, मैं क्यों कह रहा हूँ मोटर को देनी है, ये जो आगे उस ट्रांसफर चीज़ का फंक्शन आपने है नाम मोटर का, लिखा है, और ये पी मोटर क्या है, इसके अंदर ट्रांसफर ये फंक्शन सेव ट्रांसफर है, फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन हमने सेव किया हुआ इस वेरिएबल के अंदर, तभी हम ये वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करें। और ये आपने लिख दिया कि 0 से लेके 5 तक टाइम, और उसके अंदर गैप्स या ड्यूरेशन 0.1 की बनाएं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 5 तक आपके पास ग्राफ है, और वर्टिकल एक्सिस पे पी मोटर को यूनिट स्टेप इनपुट देके और प्रैक्टिकली उसके अंदर जे और इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सारी वैल्यूज प्लग एंड प्ले करके और आपको एक ग्राफ वो जनरेट कर देगा। ठीक है, सो हमारे पास जो चीज़ आएगी, ठीक है, तो एल टी ए व्यू की जो कमांड है वो हमने यूज़ कर ली, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, और ये एल टी ए व्यू की कमांड हमें क्या करवा रही है, मेरे सामने ये एक ग्राफ आ गया जी एल टी ए व्यूवर की ये विंडो मुझे नजर, जैसे आपने एल टी ए व्यू लिख के किया ना, जैसे प्लॉट की कमांड आपको प्लॉट दे देती है। ठीक है, सो दैट इज़ द जी एल टी आई व्यूवर, और ये मेरे पास आ गया सामने। अब इसके साथ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सिस्टम पी मोटर और सेटलिंग टाइम 2.07 और सिस्टम पी मोटर और फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 0.099। है तो ये तकरीबन 0.1 बनती है, क्या बनती है जी? 0.1। 0.1। मैथमेटिकली अगर वो देखें तो कितनी बन रही है जी? 0.1। और यहाँ पे मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ रही कि मैंने इसको कहा था कि स्टेप बन जाओ, आप 1 तक जाओ, तो ये 1 के तो कोई 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुँची, ये तो 0.1 है, ये तो 10% उसका अचीव हुआ सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास एक टर्म आती है, वो स्टेप का आपने वर्ड देखा है कि एक हम टर्म यूज़ करते हैं स्टेप रिस्पॉन्स की, उसका क्या मतलब होता है? सर यही कि जब आप इनपुट पे स्टेप देंगे तो सर उसका आउटपुट जो होगा वो स्टेप रिस्पॉन्स होगा। कोई भी जो सिस्टम है, जब आप उसको एज एन इनपुट स्टेप इनपुट देंगे और उस सिस्टम की जो आउटपुट हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं कि स्टेप रिस्पॉन्स, यानी कि उस सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स है जब हमने उसको स्टेप इनपुट दी। ठीक है, सो इन शॉर्ट उसे आप आउटपुट कहते हैं उस सिस्टम की। कोई भी सिस्टम जिसको आप स्टेप इनपुट दे रहे हैं और उसकी आउटपुट क्या आती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसको आप स्टेप रिस्पॉन्स कह रहे हैं। सो ठीक है जी, आपके पास विंडो आ गई। अब बात ये है कि ये आपके पास आने कैसे हैं, ये सेटलिंग टाइम और ये बाकायदा लेबल्ड हैं, यहाँ पे ये सर्कल एक लगा हुआ है और यहाँ पे ये सर्कल लगा हुआ, और साथ में आप देखें कि ये टाइम एक्सिस के ऊपर पता चल रहा है मुझे 2.07। मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद से बता रहा है। और कैसे बताएगा मुझे, ये मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जस्ट ग्राफ आएगा, ठीक है, आपको उसने खुद से वैल्यूज़ नहीं बतानी, आपको क्या करना है कि आपके पास जो ग्राफ आएगा आप उस पर राइट क्लिक करेंगे
और ये जो विंडोज़ आई हैं ये कैसे आती हैं, ये राइट क्लिक आप करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर और ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो उसके अंदर किस में आप जा रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स में। किस में? करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आप पीक रिस्पॉन्स, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, स्टेडी स्टेट, इनके सारों के ऊपर टिक लगा देंगे तो ये सारी चीज़ें लेबल होके आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अभी नीचे तस्वीर में आई थी ना, तो खुद से वो ऑब्जर्व करवा के आपको बता देगा। अगर आपने ये देखना है कि इसके अंदर पोल्स और ज़ीरोज़ कितने हैं, ठीक है, तो उसका भी हमें आइडिया हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको जो कि हम जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, आप एक एक को जब आएंगे करेंगे मैटलैब के ऊपर तो एक एक को चेक कर लें कि किस में क्या चीज़ अवेलेबल है। प्लॉट टाइम में क्या है, सिस्टम्स के अंदर क्या पड़ा हुआ, ग्रिड के अंदर लट से क्या, नॉर्मलाइज के अंदर क्या, फुल व्यू के अंदर क्या, प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या। सो भी हम करैक्टरिस्टिक्स के अंदर ये चीज़ें हमने देखी। और अब जो मेन चीज़ है कि आपके पास सेटलिंग टाइम है 2.07, वो चाह रहा था कि सेटलिंग टाइम 2 आ जाए ऐसे ही। यस सर। ठीक है जी, इसी तरह ही आप राइट क्लिक करके ना तो प्लॉट टाइप के अंदर चले जाएंगे। अगर आपने देखना है पोल्स एंड ज़ीरोस, प्लॉट टाइप के अंदर अभी ऊपर सबसे पहले ऊपर ऑप्शन थी प्लॉट टाइप की ना, ठीक है, ये प्लॉट टाइप्स। तो इसके अंदर पोल्स और ज़ीरोज़ में अगर आप आ जाएंगे तो आपको क्या बताएगा, आपको बता देगा कि इसके अंदर कितने पोल्स हैं और कितने से क्या मुराद है जी। ये देखें, ये पोल्स की जगह पे ना जब आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर तो पोल की जगह पे आप क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, और ज़ीरो की जगह पे आप सर्कल बनाते होते हैं, ठीक है। सो ये देखें -2 के ऊपर एक और इधर से -10 के ऊपर एक बना हुआ सर्कल, ये देखें, सॉरी स्टैटिक बना हुआ, ठीक है। पोल तो एक -2 पे पोल पड़ा और एक -10 पे पोल। ये कैसे उसने किया? अगर आपको वेरीफाई करना हो कि ये वाकई ऐसे हैं तो आप कैसे करेंगे? मैंने आपको लास्ट लैब में बताया भी था। बताएं जी। तो उसमें यही होता है ना, वैल्यूज पुट करते हुए चेक करते हैं कहाँ पे इक्वेशन जीरो हो जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ये कैसे करते हैं जी? ये भाई किसी का म्यूजिक ही पहुंचा इधर ना मेरे पास, तो पता नहीं अब मेरे पास ऐसे है या सबके पास ऐसे। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करते हैं जी प्लॉट? अगर वेरीफाई करना हो कि वाकई -2 और -10 पे बन रहे हैं फिर तो जब हमारे पास वैल्यू सर हम ये पुट करके देख लेंगे सर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, तो सर अगर इन्फिनिटी हमारे पास आ जाता है आंसर तो इसका मतलब सर वहाँ पे हमारे पास पोल है। और सर अल्लाह 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 आपकी जवानी में बरकत डाले। ये वैल्यूज़ मुझे कौन बताएगा? पुट तो मैं तब करूँगा ना ये जब मेरे पास वैल्यूज़ होंगी, तो वैल्यूज़ ही तो मुझे निकालना नहीं आती। सर वैल्यू तो हमने से मैटलैब से निकाली, अब तो हमने वेरीफाई करना है। नहीं, मैटलैब नहीं, आप घर में बैठे हैं सोफे के ऊपर ना और लैपटॉप आपके पास है नहीं, सिस्टम आपका इस काबिल नहीं है कि मैटलैब इंस्टॉल कर सकें। अब सर सही है। चलें जी, सही है। ये वाइवा के अंदर मैं पूछूंगा आप लोगों से और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आपने पढ़ना है या मेरी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया करना। खैर ये मैं पिछले लैब में बता चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ये अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों से पूछा करूँगा चीज़ें, क्योंकि आप बताता हूँ आपको, आप कोई पढ़ते पढ़ते नहीं, प्रेपरेशन नहीं सही से करते। सो खैर ये मैं मुझे बड़ी अच्छी तरह से आइडिया हो सकता है, मैं विदाउट मैटलैब भी मैं ये काम कर सकता हूँ। मैटलैब भी ठीक है मेरी रहनुमाई कर रही है। सो मेरे कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि आई कैन वेरीफाई कि इधर ये कि इन्फॉर्मेशन ठीक आई है या नहीं आई। और ये गलती करता है कभी मैटलैब? मैटलैब कभी नहीं गलती करता। हमने अपने कॉन्सेप्ट्स बस ठीक करने, हमने अपनी आदतें ठीक करनी है। मैटलैब नहीं गलती करता। यस सर। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। लेट्स से प्रोग्रामिंग है, कोई कोडिंग शोडिंग आपने की है, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कोड उसमें बंदा ही लिखता है या सॉफ्टवेयर कोड भी खुद लिख लेता है? खुद ही लिखते हैं। हम ही लिखते हैं ना, तो उसको हम ही ड्राइव कर रहे होते हैं।
सो हमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं। सो एनी हो जी, इन एनी केस आपके सामने अब ये चीज़ें आ जाएंगी। अब रहेगी बात के सेटलिंग टाइम और ये चीज़ें क्या होती हैं। सो एक वो सर मैं क्विक वे में बता देता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल की ज़रा बुक ओपन कर लूँ। सर जो स्पेसिफाइड हमारे पास स्पीड वगैरह होती है सर, वहां तक पहुंचने में सर जो टाइम लगता है उसको सर वो सेटलिंग टाइम होता है। ठीक है जी, अच्छी है जी, आवाज़ के लिए अच्छी डेफिनेशन है। थोड़ा सा इसमें चीज़ें ऐड भी होंगी एंड पे। ट्राई अच्छी है, पहुंचने के लिए अच्छी कोशिश है, लेकिन इसमें अच्छा जी, 1 मिनट अटेंडेंस भी एक तरह क्विक वे में ले लेंगे। मतलब बंदे जाग जुग रहे हैं या म्यूट करके कहीं होटल पे खाना शाना खाने गए। वो भूख मुझे भी लगी हुई, दोपहर का टाइम है अभी, और ये भी कहीं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक के अवाम जी किधर है। आमना अख्तर, यस सर। ठीक है। आमना नूरुल हुदा, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। बिलाल अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक है। फहद अली, प्रेजेंट सर। ठीक है। फहद आते जाते रहा करें, बड़ी अच्छी अटेंडेंस है आपकी। मरियम सिकंदर, प्रेजेंट। ठीक है। और मियाँ जुनेद मुजम्मिल, प्रेजेंट। ठीक है। मियाँ साहब लिफ्ट नहीं आज करवा रहे। और अरगमान साबिर, यस सर। ठीक है जी। और मोहम्मद आसिफ, यस सर प्रेजेंट। ठीक है जी। और बिलाल हसन, यस सर। बिलाल हसन बहुत खुश हैं आज, ये लड़ नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन लड़ाई नहीं हो सकती। मोहम्मद मेहदी रिजवी, मेहदी रिजवी अटेंड थे हैं तो इधर ही, ठीक है जी। चलें, कोई सब्जी वगैरह काट नेट रहे इशू होंगे। हो गया था सर, वो नेट इशू हो गया था, इस वजह से और डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी मीटिंग। कोई बात नहीं, मुर्गा भी अच्छा है, आई लाइक इट। ओके जी। एंड नेक्स्ट में नताश खान, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। और समीर आरिफ, यस सर। ठीक है। मोहम्मद वलीद अहमद, यस सर प्रेजेंट। ठीक है। नुमान अहमद, यस सर प्रेजेंट। ठीक है जी। और शुएब जफ़र, यस सर प्रेजेंट। ठीक है। उमर यूनस, यस सर प्रेजेंट। या इमरान, यस सर। ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारे माशाल्लाह स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हो। तो खाना शाना भिजवाऊँ आप लोगों की तरफ, क्योंकि बोल 2-3 बंदे रहे, बाकी जिनकी आवाज़ नहीं निकली, शायद खुराक का मसला हो। भैया अटेंडेंस सबकी लगनी है, नंबर नो सबके लगने। सर, खाया खाना। यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी करें ना, मुफ्ते में तो नहीं है कि कोर्स रजिस्टर करवा लिया और कोर्स निकल गए हैं। इफ कोर्स ओके सर। रजिस्टर्स system.out.println पास, ठीक है। और ओके। वजह क्या, बिला वजह पास, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, खैर आपके सामने ना अभी एक बुक ओपन करने की मैं कोशिश करता हूँ, कंट्रोल सिस्टम की, जो कि थ्योरी की आप बुक पढ़ रहे हैं। और ओके जी, चैप्टर नंबर इसका 4 है और टाइम रिस्पांस उसका नाम है, ठीक है जी। बुक बड़ी अच्छी है, ठीक है, बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने मंगवा के एक रखी हुई है। अच्छा जी, इसमें पोल ज़ीरोज़ आपको बता देगा। आप सेटलिंग टाइम, राइज टाइम देखेंगे कि जिस पे मैं लाने चाह रहा हूँ, मैं लाता हूँ किसी चीज़ के ऊपर। थोड़ा मुझे ज़रा करने दें आगे पीछे उसको ना, मैं ग्राफ आपको दिखाना ताकि
ओके जी, ये आपके सामने ना एक, खैर ये फर्स्ट ऑर्डर का भी है, सेकंड ऑर्डर का भी है, और डिफरेंट ग्राफ्स है यहाँ पे। सो आपको ऐसा ऐसा आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर हम उसको क्यों करें, एस की वैल्यू की वजह से क्या स्केयर है या S1 है। तो अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर आप नजर आ रहे हैं? नहीं हो रही। मैं शेयर नज़र नहीं आ हो रहा रही। हूँ, मेरी जी सर आप तस्वीर, नजर आ रहे हैं बस। मेरी तस्वीर नज़र आ रही होगी। मैं वीडियो तो बंद की हुई, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यानी कि मेरी पिक्चर इनको अच्छी नहीं लग रही। ये देखें जी, ये अच्छी लग बुक रही है, ठीक है जी, अच्छी लग रही है। ये देखें फिगर 4.14 ऐसे ही है। है ऐसे ही सर। अब नज़र आ गई है या आगे सर नहीं आगे। सर, यस आ रही सर। है नजर। यस सर, ठीक है। आगे। तो ये खैर एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, और अब कुछ चीज़ें इग्नोर ही कर देते हैं, अदरवाइज तो फिर मैं अपनी मेरी बड़ी एनर्जी लूज़ हो रही है। ओके जी, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जी, अंडर डैम्ड वगैरह ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लेंगे सेकंड ऑर्डर के टाइप्स के अंदर। और ठीक है। अच्छा, इसको ग्राफ को अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ ना, ये ठीक है, ये कुछ इस तरह से बिहेवियर है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब स्टेप इनपुट उसने दी हुई थी कि ये 1 को अचीव करे ना, लेट से यहाँ पे उसने लिखा हुआ C फाइनल, तो C का आपको पता है आप सिंबल आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपने स्टेप इनपुट दिया, आप चाहते हैं कि 1 आपके पास आउटपुट आ जाए, और मैं इसको देखने की कोशिश की है, मेरे पास ये जा रहा था यहाँ इस तरह से, और ये 1 से ऊपर निकल गया काफ़ी ना, ये कोई वैल्यू है, और जहाँ पे भी निकला उसने C मैक्स कह दिया, कोई भी वैल्यू हुई जो मैं लेबल करूँगा। फिर नीचे आया और मेरी कोशिश थी कि 1 पे रुक जाए ना, उसने कहा नहीं, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा फिर मैंने नीचे जाना है, जैसे पतंग उड़ा रहे हो, करनी खा गई ना, ठीक है। सो ये थोड़ा और नीचे है। फिर देन यहाँ पर मैं एक चीज़ स्टड में हाईलाइट करने लगा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेटली जो आपको 1 वैल्यू चाहिए थी या C फाइनल जो चाहिए थी, वो उसके करीब ही रह रहा है। थोड़ा सा फ़र्क अभी भी है, ये मैंने एरो लगा के आपको बताने की कोशिश, थोड़ा सा गैप अभी भी आपको वाइट दरमियान में नज़र आ रहा है। सो अब देखते हैं कि ये 2 लाइनें उसने क्यों लगाई हुई हैं। ये एक 1.02 वाली और एक 0.98 वाली, ऐसे ही नज़र आ रहा है 1.02 और 0.98, ठीक है। सो सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेटलिंग टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिएंट, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। आप उसको ट्रांजिएंट रिस्पांस की सेंस में देख लें। सो टाइम रिक्वायर्ड किसको, इसको आसान लफ्ज़ों में कर लेते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम ना, जो आपका पी मोटर है, ठीक है, टू रीच एंड स्टे, कहाँ पे रीच करना ये भी देख लेते हैं कि मालम जब है या कोई और पॉइंट, एंड स्टे विद इन ±2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू कौन सी होती है, जो आप वैल्यू चाह रहे हैं, स्टेप के केस में आप कौन सी वैल्यू चाह रहे हैं, 1 वैल्यू चाह रहे हैं। सो वो आपकी C फाइनल क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू आपकी। तो डेफिनेशन ये कहती है कि सेटलिंग टाइम वो वाला टाइम है जब आप अपने फाइनल जो वैल्यू है, जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, उसको रीच करने की कोशिश करें, और रीच करते करते ±2% के अंदर रहें, उसके ऊपर नीचे हचकोले ना खाते रहें जैसे आपका ग्राफ खा रहा है, ठीक है। सो मैंने सेटलिंग टाइम, ये देखें सेटलिंग टाइम उसने, मैंने एक हाईलाइट किया, सेटलिंग टाइम उसने यहाँ पर बनाया हुआ, बाकी कहीं पे उसने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर उसने क्यों नहीं लिखा इस जगह पे, और यहाँ पे भी ये 1 के करीब आया था, यहाँ पे उसने क्यों नहीं लिखा। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि ये 2 जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे भी ग्राफ एक दफ़ा 1 पे आया, यहाँ पे उसने क्यों नहीं कहा सेटल हो गया, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर ही क्यों उसने कहा कि सेटल हो गया। वो कांस्टेंट नहीं शो हो रहा इतना। तो ये जो कितना हमारी constant लिमिट्स है ना show? सर +2 की सर जो पॉजिटिव 2% की सर लिमिट है उससे बाहर जा रही है सर। 2 की हमें 2% का सर हमारे पास लिमिट है ना सर, उससे बाहर जा रही है 0.1 और 2 पे। सो इसमें क्या है कि आपके पास ये 1.02 और ये सॉरी 1.0.98 और 1.02 उसने इसलिए बनाए हुए हैं कि ये 1 का 2% है, ±2% है किसका, 1 का। तो इसके यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, इसके बाद ग्राफ इसके अंदर स्टे कर रहा है, ग्राफ अब बाहर नहीं निकला, ठीक है।
इससे पहले क्या था कि ग्राफ कभी ऊपर को निकल आता था और कभी ये इसमें नीचे को आ गया और इसमें ऊपर को चला गया, ठीक है। सो ये दोनों केसेस डिमांडेड नहीं है आप, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम क्या है कि आप स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच करें और विद इन +-2% रहें ऑफ द फाइनल वैल्यू। तो एक का +-2% जो है वो 1.02 और 0.98 बनता है। 100 का जैसे 102 और 98 होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स के किस तरह से। और ये जी सेटलिंग टाइम है वहाँ पे भी वैसे ही होगा कि आपके पास 2 पॉइंट समथिंग नज़र लेकिन बंदे को पता हो कि सेटलिंग टाइम चीज़ क्या होती है, ठीक है। इसी तरह राइज टाइम है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव फॉर्म टू गो फ्रॉम 0.1% ऑफ द फाइनल वैल्यू टू 0.9 ऑफ द फाइनल वैल्यू। आपने 1 को अचीव करना है तो 10% से लेके 90% तक जाने में आपको जो टाइम लगता है, ठीक है। 10% से लेके 90% तक, तो 1 का 10% 0.1 होता है और 90% उसका 0.9 होता है। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं राइज टाइम, ठीक है। कि किस तरह वो राइज कर रहा है। तो 0.1 से 0.9 विद रिस्पेक्ट टू 1। और आसान लफ्ज़ों में क्या है कि 10% से 90% में जो टाइम रिक्वायर है सिस्टम को अचीव करने में। क्योंकि आप किसी को कहते हैं कि 1000 वैल्यू पे चलाओ तो वो 0 पे तो नहीं ना चलती रहेगी, वो 1000 पे जाने की कोशिश तो करेगी। 1000 का 10% क्या होता है 100, 1000 का 90% क्या 900। तो 100 आरपीएम से 900 आरपीएम में द टाइम रिक्वायर्ड ये उसको करने में जो लगा, ठीक है। और ठीक होगा जी बात। इसी तरह पीक टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट मैक्सिमम पीक। तो वो आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट मैक्सिमम पीक है वो आपकी ये वाली वैल्यू है और उस पर जो आपको टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ योर टीपी। और राइज टाइम को हम पहले देख चुके हैं, ये देखें 0.1 ऑफ द फाइनल 10% से लेके 90% तक जो उसको टाइम लगा दैट इज़ योर राइज टाइम। और पीक टाइम भी पीक वैल्यू के ऊपर जो टाइम है। सेटलिंग टाइम गो टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट एंड स्टे विद इन +-2% ऑफ द फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू जो डिज़ायर्ड वैल्यू जो आप चाह रहे हैं, जो जब चाहते क्या है। सो परसेंटेज ओवरशूट का भी वहाँ पे कमेंट था, ये अब ओवरशूट नाम से नज़र आ रहा है कि वैल्यू जो है वो स्टडी से ऊपर नीचे जा रही होगी लेकिन यू आर कैलकुलेटिंग इट इन द परसेंटेज फॉर्म ना। सो क्या है द अमाउंट दैट द वेव फॉर्म ओवरशूट्स द स्टडी स्टेट। आप स्टडी स्टेट से जो है वो वेव फॉर्म आपकी ओवरशूट करी, स्टडी स्टेट 1 था और उससे आप कितना ऊपर जा रहे हैं और फाइनल वैल्यू से। और वैल्यू एट पीक टाइम, ठीक है। और पीक टाइम के ऊपर आप स्टडी स्टेट से कितना ऊपर गए हैं एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द स्टडी स्टेट। तो ये बेहतर समझ आएगी इन द हेल्प ऑफ फार्मूला। वहाँ पे बहुत आसान से वर्ड में अगर कहीं मुझे नज़र आ जाता है तो दैट इज़ द जी फार्मूला सी मैक्स माइनस सी फाइनल। मैक्स का आपको पता है कि जी मैक्सिमम जब हाईएस्ट पीक आपको मिली और फाइनल वैल्यू का आपको पता है कि आपके केस में 1 है। सो हाईएस्ट पीक माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय फाइनल इनटू 100। सो सम हाउ दैट इज़ द वे कि आप परसेंटेज ओवरशूट किस तरह से कैलकुलेट करते। तो प्यारे भाई ये वो चीज़ें थी जो कि आपने वहाँ लैब के अंदर कुछ थी। तो मैंने आपको वापस आ जाता हूँ मैं इस पे जी। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि वो आपसे एनालाइज करवा रहा था, ठीक है जी। सेटलिंग टाइम <2%। अब आपको पता लग रहा होगा कहाँ तक रखना है, मामलात क्या है। ओवरशूट 5% से कम हो, पता लग गया जो ओवरशूट होती क्या है, करते क्या हैं। आ गया ना मैनुअल पे वापस? यस सर, आ गए। जी सर। और स्टेडी स्टेट एरर <1%, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने कर ली हैं। अब आपके अपने ऊपर है, देख लें मैं इस पे क्या एफर्ट पुट कर रहा हूँ और आप किस तरह के जो है ना वो अच्छे अच्छे जवाब देते हैं वो भी आपको पता है। तो आप अपनी थोड़ी आदत ठीक कर लें, सही है। ओके सर। यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी तरह गोली करवाई जा सके। मैं घंटे से जो बोल रहा हूँ उससे बल्कि सवा घंटा हो गया। यहाँ पे आसान सा काम क्या था कि एक LTA व्यू की कमांड है, अल्लाह खैर सल्ला लगाए, नहीं लगती तो ना सही, ठीक है। तो ये एक वे था कि ये जी हैं जी आप थ्योरी में पढ़ लेंगे और ये आ जाए जी इधर LTA व्यू पे। तो जी कमांड आप अगर राइट क्लिक नज़र आ गई तो ये इतनी थी तो आपकी वैल्यू कम आ गई तो ज़्यादा आ गई तो लैब ख़त्म हो गई। आप जो पाकिस्तानी हरकतों से पढ़ रहे हैं उसका यही पाकिस्तानी वर्जन ही बनता है, यही वाला 2 मिनट में लैब ख़त्म हो सकती है। अच्छा जी, तो खैर
LTE व्यू अगर आपने कर लिया, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, इसमें जो S की पावर है वो आपके पास 2 है। इसी तरह S की पावर अगर 1 हो पोल्स के अंदर, तो हम उसको कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास सिंगल ऑर्डर सिस्टम है। जैसे ये है ना, इसके साथ क्या है 0.5S + 1 है, तो ये सिंगल ऑर्डर सिस्टम है ना। ये उसने एक लिया हुआ RP मोटर इज इक्वल टू एक सेपरेट लिया। पिछले सारे कॉन्सेप्ट, अच्छा इसको शुरू करने से पहले आपको सारा मामला क्लियर हो गए कि लैब में ऊपर जो हमने काम किया है, जो सारी चीज़ें की हैं, सम हाउ यू आर फेमिलियर विद इट, के क्या करना था, क्या एनालाइज करना है, क्या सारे मामला, ये उससे थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है। उसी लैब का पार्ट है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये बिल्कुल एक सेपरेट मैंने एक चीज़ लिख दी, RP मोटर इज इक्वल टू 0.1/0.5S + 1। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखूं, जो कि मुझे पोल्स कैलकुलेट कर देता है, अगर आप 0.5S + 1 को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें तो आपके पास S की वैल्यू क्या आएगी? S की वैल्यू क्या आएगी? -2। क्या आएगी जी? -2। ऊपर आपके पोल्स कहाँ पे आ रहे थे? -2 के ऊपर और -10 के ऊपर, ऐसे ही है? आपको ऊपर जो मैंने पोल्स दिखाए थे, -2 और -10 के ऊपर पोल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि ये भी मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिसका पोल कहाँ पे लाई कर रहा है? -2 के ऊपर, लेकिन ये सिंगल ऑर्डर है, इसका एक ही पोल है, उसके 2 पोल थे। और एक इसमें एक और मुझे चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि इसके अंदर जो -10 वाला पोल जो ऊपर था वो इसमें नहीं है। साफ ज़ाहिर इसमें नहीं होगा, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है और वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी। सो अब मैं इनको आपस में रिलेट कैसे करने लगा? -2 की वजह से रिलेट करने लगा। अच्छा, आप किसी भी सिंगल डबल जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसको सिंगल ऑर्डर सिस्टम के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं ना। कुछ आपके पास कंडीशंस होती हैं जिनके बेस के ऊपर आप अज्यूम कर सकते हैं, और वो अज्यूम कब होगा? जब आप एक पोल को इग्नोर करेंगे, और आप हर दफ़ा एक पोल को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि अगर आप पोल को इग्नोर करेंगे तो आप तो सिस्टम को जवाब तो गलत आ जाएगा, वो सेकंड ऑर्डर था, आपने दूसरा पोल ही उड़ा दिया, ठीक है? सो फिर बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है कि अगर कभी मुझे ज़ूम करना पड़े तो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर मैं ज़ूम करूं, वो भी आपके चैप्टर नंबर 4 में आप करेंगे स्टडी। अब ये -2 के ऊपर है और ये -10 के ऊपर है ना, तो ये 5 टाइम्स अवे पड़ा हुआ है। 5 टाइम्स क्या पड़ा हुआ है? अवे पड़ा हुआ है। 2 और 10 कितने टाइम्स हमें? 5 टाइम्स। -2 ओरिजिन के करीब है या -10 ओरिजिन के करीब है? -2 करीब है। -2 ओरिजिन के करीब है। सो ओरिजिन के करीब वाला जो है वो डोमिनेट जो है वो कर रहा है आपके पास। वो भी जब आप चैप्टर 2 के अंदर इक्वेशंस लगाएंगे और ये ग्राफ कैलकुलेट करना सीखेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि ओरिजिन के करीब हो तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फास्ट होता है या स्लो होता है, और रीजन से कितना दूर हो तो फास्ट होता है या स्लो होता है। ये आप चैप्टर नंबर 4 में ऑब्जर्व करेंगे। सो इन शॉर्ट यहाँ पे ये है कि डोमिनेट जो कर रहा है वो -2 वाला डोमिनेट कर रहा है, और अगर हमने किसी पोल को इग्नोर करना तो वो 5 टाइम्स अवे हो तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये आप चैप्टर 4 के एंड पे पढ़ लेंगे। और डोमिनेट शोमिनेट इस टाइप की चीज़ें माइट भी आप थोड़ा आगाज़ में या इस जगह पे पढ़, खैर ये चैप्टर 4 में आप पढ़ लेंगे। अब समरी ये है कि मैं -10 को इग्नोर कर सकता हूँ, जो 5 टाइम्स अवे ओरिजिन वाले से 5 टाइम्स दूर पड़ा हुआ मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है? उसका कोई ख़ास इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ये आपको थोड़ा डीप एनालिसिस से इवेंचुअली इस कोर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। सो समरी क्या है कि अगर आपने सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे अज्यूम करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है, जो कि नहीं करना चाहिए, ये ठीक वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी करना है सो एटलीस्ट उसको 5 टाइम्स अवे होना चाहिए जो कि ओरिजिन वाला पोल है उससे। सो ये अवे था, मैंने -10 को इग्नोर कर दिया। अब मैंने एक फ्रेश सिस्टम ले लिया खुद से, और एक ऐसा सिस्टम लिया जो कि ये जाहिर कर रहा था कि मेरे पास जो पोल है वो -2 पे होता है, ठीक है? अब ये जो मैं आपको बाद में ये RP मोटर मैंने खुद से एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ लिखी थी, उसका पोल किस पे आ रहा होगा? -2 के ऊपर, ठीक है? तो जो डोमिनेट कर रहा है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? समझ रहे हैं ना? जो डोमिनेट नहीं कर रहा उसको भगाया गया यहाँ से। सो इसको जब आप करेंगे, एक तो यहाँ से आप ये भी सीख लेंगे कि हम कैसे सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर रिज्यूम कैसे कर सकते हैं। तो जब उसका आपने ग्राफ बनाया ना, तो जब आपने RP मोटर लिख के कमांड लाइन में, तो उसका जब
LTI व्यू की कमांड डाली ये इस ट्रांसफ़र फंक्शन को, और इसको जब चेकआउट किया तो इसका जो सेटलिंग टाइम था वो 2.07 आने की बजाय ना 2 आ गया हुआ था। ठीक है, सो वहाँ पे अब यहाँ पे अब ये भी बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं कि आप सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर करना है तो आपके पास 2 पोल थे, दोनों में से 10 वाले को क्यों इग्नोर किया, -2 वाले को क्यों नहीं किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे वो हाँ जी, और ये सारे मामला जो हैं वो हमने करने हैं। मैं कुछ नोट्स के तौर पे चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको हाईलाइट कर दूँ ये चीज़। फर्दर मोर सिंस द वन पोल इज़ 5 times मोर नेगेटिव दैन द अदर, द स्लोअर ऑफ द 2 पोल्स विल डोमिनेट द डायनामिक्स। जो दोनों में से स्लोअर होगा वो डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, और स्लोअर वाला जो है दैट इज़ -2, और इसको मैं ठीक है पूरे को ही हाईलाइट कर देता हूँ। सो ठीक है जी, एक रीज़न भी लिखी हुई है 5 times वाला, मैं आपको वहाँ पे लिख के बता भी रहा था। और आपके पास ओरिजिनली था क्या कि 2 पोल्स थे। ठीक है, और ये 2 पोल्स थे और आप उनको ठीक है जी। सो लिखा भी होगा कि डिटरमाइन द डोमिनेंट पोल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पोल जीरोस। तो डोमिनेंट का आपको कैसे पता चला, वो ओरिजिन के करीब था -2 वाला। और ये नीचे सारा लिखा भी हुआ है, ये हमने सारा पढ़ा भी। डोमिनेंट वाले को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हमने रखा, और -10 वाले को हमने इग्नोर करके एक अप्रॉक्सीमेट सा सिस्टम जनरेट करने की कोशिश की। और उसमें हमने देखा कि फ़र्स्ट ऑर्डर में हमारा जो सेटलिंग टाइम था वो 2 था, बजाय कि सेकंड ऑर्डर में 2.07 आने के। ठीक है, सो इसमें कुछ हाँ जी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि, और ये सेकंड सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है जी, सो ये ओवरऑल एक समरी है। ये है, यहाँ से मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट की है कि मैं इधर उधर से थ्रू द थ्योरेटिकल कोर्स और सारे मामला आपको एक बेस्ट ये लैब को ओवरव्यू देने की कोशिश करूँ। सो आई होप सो जी, ये एवरीथिंग हैज़ बीन डन। इसमें कोई इशू है तो बता दें। नो सर, समझ आ गई। ठीक है, सेटलिंग टाइम की वैल्यू सर ये कैसे ली हमने? सेटलिंग टाइम की वैल्यूज़ आप ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन लिख के LTI व्यू की कमांड लगाएंगे, ग्राफ आ जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे और सेटलिंग और सारी चीज़ों को टिक मार्क कर लेंगे, वो आपको खुद से लेबल कर देगा। ठीक है, LTI व्यू की कमांड का जनरेटेड ग्राफ, उस पर राइट क्लिक, कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सारी चीज़ें। सो और उसका आइडिया लेना हो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि बैकएंड पे डीप एनालिसिस उसका क्या है, कि किसको क्या ले रहा है, बनता है इनसे क्या, ये जो अल्फाज लिखे हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सो ठीक है जी, मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको सारा अच्छे वे में बता दूं। अब थोड़ा सा अगर आप में थोड़ा सा शऊर है तो आपको पता लग गया होगा कि मतलब किस एंड से मैं एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, और यस सर, इसको कर लें तो आफ्टर द 2 वीक्स जब हम यूनिवर्सिटी में आएंगे तो फिर हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। लेकिन मुझे इस तरह की कोई भी घटिया किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं मिलना चाहिए कि उस वक्त किया था तो पता नहीं लगा, पुराना हो गया, ताज़ा हो गया कॉन्सेप्ट। जो भी थोड़ा सा भी नॉन सीरियस बंदा होगा उसको मैं लैब से निकाल दिया करूँगा। ठीक है, ये बात ज़हन में रखें। ठीक है, काम करना। ठीक है, ओके जी, आज के लिए यही था, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।